हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। तो 1955 में लाया गया यह अधिनियम सिविल अधिकारों का संरक्षण करता है। तो ये सिविल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17, जो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करने की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 17 तो संविधान में दिया हुआ है, इसको लागू करने के लिए कोई अधिनियम नहीं था। तो इस एक्ट को धरातल पर लागू करने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिसको बोलते हैं सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। एक्चुअली में ये सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट भी नाम नहीं था, इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। 1955 में एक एक्ट लाया गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसमें अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अर्थात कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता फैलाता है, छुआछूत मानता है, तो वो एक दंडनीय अपराध होगा। इस अधिनियम में ये घोषित किया गया। हमारे समाज में हम सबको पता था कि जैसे भीमराव अंबेडकर जो थे, वो कुछ ऐसे समाज से संबंधित थे जिनमें छुआछूत की समस्या थी। हमारे भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय जिसको एससी समुदाय बोला जाता है, उनके साथ ये छुआछूत जैसी समस्या बहुत ही व्यापक रूप से विद्यमान थी। उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, कुआं के पानी को यूज करने नहीं दिया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। तो इन समस्याओं को, छुआछूत की समस्याओं को अपराध घोषित करने के लिए 1955 में ये अधिनियम लाया गया और आर्टिकल 17 को धरातल पर लागू किया गया। फिर 1965 में एक समिति की गठन किया गया, इलाया पेरुमल समिति का गठन किया गया। इस समिति ने कुछ सिफारिश की और 1975 में इसकी कुछ सिफारिशों को मान लिया गया और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो नाम पड़ा है वह 1975 में पड़ा है और इसका मूल अधिनियम जो है वो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 है। और जो समिति की सिफारिश पर इसका नाम बदला गया वह था इलाया पेरुमल समिति, जो गठित किया गया था 1965। तो ये इस अधिनियम का एक पृष्ठभूमि था। अब हम देखते हैं कि किसी भी अधिनियम में कुछ परिभाषाएं दी हुई होती हैं, तो इस अधिनियम में कौन सी परिभाषाएं होंगी वो भी हम देखेंगे। तो परिभाषा कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली धारा नंबर 2 में। धारा नंबर 2 में परिभाषा दी होगी। धारा 2 में कौन कौन सी परिभाषा दी है वो हम देखते हैं। तो धारा 2A जो है वह सिविल अधिकार की बात करता है। सिविल अधिकार का डिफिनेशन बताता है धारा 2A। 2A ये बताएगा होटल की परिभाषा। धारा 2C ये बताएगा लोक मनोरंजन स्थल। लोक मनोरंजन स्थल धारा 2C। 2D बताएगा लोक पूजन स्थल। धारा 2DB ये परिभाषित करता है अनुसूचित जाति को। ऐसी की परिभाषा दी गई है धारा 2DB। उसी तरह का धारा 2DC ये इसकी परिभाषा दी गई है दुकान, इसकी इस धारा में दुकान की परिभाषा दी गई। तो इस तरीके से एक 6 परिभाषा धारा 2 में दी गई है इस अधिनियम के तहत। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है सिविल अधिकार। तो सिविल अधिकार क्या है? एक व्यक्ति का अस्पृश्यता का अंत कर देने के बाद उस व्यक्ति को प्राप्त जो अधिकार है वह कहलाता है सिविल अधिकार। मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ हम लोग अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं
तो उसके पास जो अधिकार अवेलेबल है कि वो जो अस्पृश्यता कर रहा है उसके खिलाफ कुछ कर सके, उसके पास वो अधिकार अवेलेबल हो कि वो छुआछूत के विरुद्ध खड़ा हो सके, वो अधिकार उसका कहलाता है सिविल अधिकार। इस प्रकार सिविल अधिकार की परिभाषा में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किए जाने से उद्भव प्राप्त अधिकार सिविल अधिकार कहलाते हैं। जैसे सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश का अधिकार, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। तो सिविल अधिकार जो होता है वो समाज में समानता स्थापित करने का माध्यम है। इस प्रकार होटल की भी परिभाषा दी गई है, लोक मनोरंजन की स्थल की परिभाषा दी गई है, लोक पूजन स्थल जो धार्मिक स्थल होते हैं उसकी परिभाषा दी गई है, अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है, दुकान। अब इसको याद कैसे करें? तो सबसे पहले शुरुआती होता है ए से और सिविल अधिकार, तो इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, 2A मतलब सिविल अधिकार। अब होटल, तो एक बच्चा था वो बोला कि पापा मेरे को एच वाला होटल जाना है। कौन सा वाला? एच वाला, एच वाला, एच वाला करके जिद कर दिया। तो होटल जाना था उसको एच वाला मतलब एच वाला होटल उसको जाना था, 2A मतलब होटल। लोक मनोरंजन स्थल, मनोरंजन में हम लोग देखते हैं कॉमेडी की बात करते हैं मनोरंजन के लिए। तो लोक मनोरंजन में कॉमेडी की बात करेंगे तो कॉमेडी तो सी, तो 2C मतलब लोक मनोरंजन स्थल। लोक पूजन धार्मिक स्थल मतलब देवी देवता की पूजा करेंगे, तो देवी देवता की पूजा करेंगे मतलब देवी देवता, 2D मतलब लोक पूजन स्थल। अनुसूचित जाति, ये मिरर इफेक्ट, इसकी डिफिनेशन मिरर इफेक्ट दिखाएगी, मतलब D और उसका B, देखो D और उसका मिरर इफेक्ट B। तो अनुसूचित जाति की परिभाषा 2D B में दी होगी, और दुकान की परिभाषा डिप्टी कलेक्टर के पास दी हुई 2DC। तो ये सारी डिफिनेशन नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मैं एक अनुसूचित जाति का डिफिनेशन आपको बताता हूँ। अनुसूचित जाति की डिफिनेशन जो है वो बताया गया है इस अधिनियम के तहत, जो 366 सब हेड 25 के अंतर्गत पंजीकृत है, और जिसे राष्ट्रपति ने आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित किया हुआ है, वो कहलाते हैं अनुसूचित जाति। उसी प्रकार अगर अनुसूचित जनजाति की डिफिनेशन आपको पूछा है, अगर कभी अनुसूचित, ये 2 मार्क्स में पूछा चुका है, तो अनुसूचित जनजाति की डिफिनेशन अगर पूछे, शेड्यूल ट्राइब की डिफिनेशन पूछे तो 366 20 नहीं, ये 24 है और ये 25। पहले एससी की डिफिनेशन दिया गया है 366 24 में एससी की डिफिनेशन दिया गया, और 366 25 और आर्टिकल 342, ये दोनों आर्टिकल शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है और ये दोनों आर्टिकल शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। तो एक डिफिनेशन प्रॉपर कैसे लिखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति से आशय उस जाति से है जिसे संविधान के अनुच्छेद 366(24) में अनुसूचित जाति कहा गया है, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित किया हुआ है, वो कहलाते हैं अनुसूचित जाति। इसी प्रकार की डिफिनेशन बनेगी अनुसूचित जनजाति। तो इस मुख्यतः हमने देखा कि हमारे समाज में अनुसूचित जाति समाज के साथ ही भेदभाव छुआछूत के प्रकरण देखा गया। तो इस अधिनियम में सिर्फ इसी की परिभाषा दी गई है। जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, उसमें इस दोनों के डिफिनेशन दी गई है। तो इसमें सिर्फ इसी की डिफिनेशन दी गई है। तो ये डिफिनेशन आपको याद रखना है, 2 नंबर में पूछ सकता है। इसके नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इसका एक प्रावधान होता है दंडात्मक प्रावधान। दंडात्मक प्रावधान, अब ये क्या है? ये बोलता है कि अस्पृश्यता का आचरण करना कानूनन अपराध है और इसमें आपको दंड दिया जाएगा। तो किस तरीके से अस्पृश्यता का आचरण को दंडात्मक प्रावधान कहा गया है इस प्रावधान के तहत? तो इसके कुछ धारा है। धारा 3 से लेके 7A में दंडात्मक प्रावधान का उल्लेख किया गया है। धारा 3 से लेके धारा 7A। तो धारा 3 में क्या किया गया है? धारा 3 में धार्मिक निर्योग्यता की बात की गई है। धार्मिक निर्योग्यता अर्थात कोई व्यक्ति किसी के साथ धार्मिक स्थान पे प्रवेश के लिए, धार्मिक पूजन स्थल में जाने से मना करने से के लिए उसके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करता है। यदि कोई व्यक्ति जो ST SC का सदस्य को अस्पृश्यता के आधार पर लोक पूजन स्थल में प्रवेश करने
पूजा करने, कोई धार्मिक सेवा करने, जल उपयोग या स्नान करने से मना करता है तो उसको धार्मिक निर्योग्यता कहा जाता है। इसी तरीके से धारा 4 में सामाजिक निर्योग्यता की बात की गई। सामाजिक निर्योग्यता की बात की गई है धारा 4 में। यदि कोई व्यक्ति किसी ST/SC के सदस्य के साथ अस्पृश्यता के आधार पर सार्वजनिक स्थल में प्रवेश करने से मना कर सकता है। कोई सार्वजनिक स्थल है, मंगल भवन है, कोई ऐसे सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे कोई भी जा सकता है, बाजार है, तो उस जगह पे जाने से मना कर सकता है। और कोई संसाधन है उसके उपयोग को करने से मना कर सकता है। जैसे गांव में एक तालाब है, कुआं है, तो इसके इन संसाधनों के प्रयोग करने से मना कर सकता है। तो जुलूस निकालने से मना कर सकता है, या फिर आप घर निर्माण नहीं कर सकते। तो ऐसी बाध्यताएं अगर कोई इंसान अस्पृश्यता के आधार पर किसी ST/SC के सदस्य के साथ लगाता है तो वो सामाजिक निर्योग्यता के साथ आधार पर दंड का भोगी होगा। और ये धारा 4 में इसकी बात की गई। इसके बाद धारा 5 में बात करें। धारा 5 तो अस्पताल में प्रवेश देने से इनकार करना। अस्पताल में प्रवेश देने से इनकार करना धारा 5 बात करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ST/SC के सदस्य को अस्पृश्यता के आधार पर अस्पताल में प्रवेश करने देने से मना करता है तो वह धारा 5 के तहत इसमें दंड का भोगी होगा। और इसी तरीके से धारा 6 बोलता है कि सेवा प्रदान करने और माल बेचने से मना करने के लिए दंड। तो ये धारा 6 बोलता है सेवा प्रदान करने या माल बेचने से मना करने पर दंड। सेवा प्रदान करना, जैसे कोई बैंक है या कोई सोसाइटी है, वहां पे कुछ सेवा प्रदान किया जाता है, तो वो संस्था अगर ये बोलता है कि हम अस्पृश्यता के आधार पर, ये चूंकि ST और SC का सदस्य है तो इसको हम लोग सेवा प्रदान नहीं करेंगे, इसको बैंक की फैसिलिटी नहीं देंगे, तो वो अस्पृश्यता के आधार पर धारा 6 के तहत दंड का भोगी होगा। उसी प्रकार माल बेचने से मना। अगर कोई व्यापारी है, कोई दुकान खोल के बैठा है, अगर उसने पंजीयन कराया हुआ है तो और वो किसी ST/SC के सदस्य को अपना सामान बेचने से मना कर देता है तो अब वो इस धारा 6 के तहत दोषी ठहराया जाएगा। और इन चारों में धारा 3, 4, 5 और 6 अगर इन सभी इन आधार पर अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर अस्पृश्यता करता है तो उसको दंड दिया जाए। और इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। एक तो कारावास की बात की गई है, जेल होगा, जिसमें मिनिमम जेल की सजा है वह है 1 माह की बात की गई है मिनिमम, और मैक्सिमम की बात की गई तो वो है 6 माह। इसी प्रकार जुर्माना की बात की गई है। जुर्माना मिनिमम है 100 रुपए और मैक्सिमम है 500 रुपए। इसी तरीके से जुर्माने की बात की गई है। तो इस अधिनियम में धारा 3, 4, 5 और 6 इस आधार पर ये जुर्माना की बात की गई। लेकिन हमने देखा है दंडात्मक प्रावधान में 3 से लेकर 7A तक की बात की गई। तो 3 से लेकर 6 तक तो बात कर लिए, अभी 7A की बात करते हैं। तो धारा 7A क्या बोलता है? धारा 7A बोलता है कि ST/SC के सदस्य के इच्छा के विरुद्ध कराया गया श्रम विधि विरुद्ध होगा। अगर कोई व्यक्ति है ST/SC का सदस्य और वह कानूनी रूप से कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं है, जैसे क्या नाली साफ करना या पशु की खाल उखाड़ना, पशु का खाल निकालना या मरे हुए पशु को फेंकना, इन सब काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को दबाव डालना कि आप इन कार्य को करो, क्योंकि ये काम करने के लिए वो पर्टिकुलर व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, तो फिर भी अगर वो दबाव डाल के इन सब कामों को करवाता है तो धारा 7A के तहत वह आरोपी सिद्ध हो जाएगा। अर्थात कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी ST/SC के सदस्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए बाध्य करे, जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है,
तब वह विधि विरुद्ध श्रम दंडनीय होगा। जैसे शव हटाने का कार्य, साफ सफाई का कार्य, पशु का खाल खींचने का कार्य। और इसमें जो दंड का और कारावास की सजा बताई गई है 3 से लेकर 6 तक जो बताई गई है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अर्थात इसमें जो कारावास की सजा बताई गई है, कारावास इसमें मिनिमम है 1 माह और मैक्सिमम है 6 माह। इसमें जो कारावास बताया गया है मिनिमम है 3 माह और मैक्सिमम है 6 माह। और जुर्माना की जो बात की गई, जुर्माना तो सेम होगा, मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम 500 रुपए। जुर्माना मिनिमम 100 रुपए, मैक्सिमम 500 रुपए, लेकिन कारावास 3 माह मिनिमम, 6 माह मैक्सिमम। बाकी 3 से लेकर 6 तक की धारा में जो सजा थी वह मिनिमम 1 माह और मैक्सिमम 6 माह था, लेकिन 7(a) के केस में मिनिमम की सजा है 3 माह और मैक्सिमम 6 माह। इस प्रकार से दंडात्मक प्रावधान हमारा 3 से लेकर 7(a) तक कंप्लीट होता है। निलंबन संबंधी प्रावधान देखते हैं। निलंबन संबंधी प्रावधान की बात की गई है धारा 8 और 9 में। धारा 8 और 9 में निलंबन संबंधी प्रावधान किया गया। निलंबन मतलब सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशन कैसे होगा, धारा 8 और 9 में ये सब बात की गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 8 बोलता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का निलंबन, अर्थात न्यायालय इस आधार पर निलंबन करेगा। धारा 6 को इससे जोड़ा गया है। अर्थात धारा 6 में हम लोगों ने पढ़ा, धारा 8 के तहत धारा 8 को धारा 6 से जोड़ा गया है। धारा 6 में क्या था, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर सेवा प्रदान करने से या फिर माल बेचने से मना कर देता है तो उसका जो लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया जाएगा। धारा 8 कहता है कि धारा 6 के आधार पर कोई अस्पृश्यता का आचरण करता है तो उसका लाइसेंस और परमिट को निलंबित कर दिया जाएगा। लाइसेंस और परमिट को निलंबन की बात करता है। लाइसेंस व परमिट के निलंबन की बात करता है धारा 6। मतलब सेवा देने से मना कर रहा है, सेवा नहीं दूंगा बोल रहा है। तो इस बैंक, अगर कोई बैंक है वो सेवा नहीं दूंगा बोलता है तो बैंक का बोला लाइसेंस को कैंसिल कर दो। धारा 8 बोलता है कि अगर कोई बैंक धारा 6 के तहत सेवा देने से मना करता है तो उसका लाइसेंस को कैंसिल कर दो। या फिर कोई व्यापारी है, अगर वो माल बेचने से मना करता है, माल देने से मना करता है, बेचने से मना करता है, तो उसका भी लाइसेंस या फिर उसके पास कोई परमिट है तो उसको सस्पेंड कर दो। जैसे परमिट की बात ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, तो परिवहन, जैसे कोई माल ढोने के लिए परिवहन की बात कर रहा है, कोई ट्रक की सर्विस देता है, अगर वह सेवा देने से मना कर देता है तो उस ट्रक की परमिट को सस्पेंड कर दो। तो ये बात करता है धारा 8। धारा 6 में बताया गया स्पष्ट रूप से सेवा प्रदान करने और माल बेचने से मना करना है। सेवा प्रदान और माल बेचने से मना कर रहा है तो उसका लाइसेंस और परमिट दोनों को निलंबित कर दो। ये बात करता है धारा 8। तो अब धारा 9 बात क्या करेगा। धारा 9 जो कहता है वह बोलता है कि अनुदान को निलंबित कर दो। अनुदान का निलंबन की बात धारा 9 करता है। अर्थात अगर कोई ऐसी संस्था है, एनजीओ है, स्कूल है, शैक्षणिक संस्थान है, अस्पताल है, जो अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को सेवा देने से मना करता है, अस्पृश्यता के आचरण के आधार पर कोई भी छात्रावास, शिक्षण स्थल, लोक पूजन स्थल का अगर वो अस्पृश्यता का आचरण करते हैं तो उनको जो सरकार अनुदान देती है, ग्रांट देती है, वह ग्रांट को निलंबित कर दिया जाए। ये बात ये कहती है। तो जो ग्रांट उस संस्था को दिया जा रहा है, अस्पताल को, स्कूल को जो ग्रांट दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है संचालन के लिए, वह अनुदान को सस्पेंड कर दो। यह बात धारा 9 बोलता है। इस प्रकार निलंबन संबंधी प्रावधान की बात करें तो धारा 8 और 9 में, धारा 8 में धारा 6 के तहत लाइसेंस और परमिट के निलंबन की बात करता है और धारा 9 अनुदान के निलंबन की बात करता है। तो इस प्रकार से निलंबन संबंधी कुछ 8 और 9 धारा के 2 प्रावधान हमको देखा। 8 और 9 धारा होने के बाद अब हम देखते हैं धारा 10। धारा 10 क्या है।
धारा 10 बोलता है दुष्प्रेरण की बात करता है। धारा 10 दुष्प्रेरण के लिए दंड की बात करता है। दुष्प्रेरण के लिए दंड, दुष्प्रेरण के लिए दंड की बात करता है। दुष्प्रेरण मतलब क्या होता है? गलत भावना को फैलाना। इस अधिनियम में क्या गलत भावना होगी? छुआछूत। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अस्पृश्यता के आचरण के लिए उकसाता है, शामिल करता है, सहयोगी करता है, अर्थात वो बोलता है कि तू भी इससे मत मिल, इससे बात भी मत करना, हाथ भी मत मिलाना, इसके पास भी मत जाना, ऐसी दुर्भावना फैलाता है, दुष्प्रेरण करता है, तब वह धारा 10 के तहत दुष्प्रेरण के लिए दंड का भोगी होगा, आरोपी सिद्ध होगा। इसी प्रकार धारा 10 का क एक अलग से प्रावधान बताया गया है। तो धारा 10 क्या बोलता है? धारा 10 राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति, सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति। कौन आरोपित कर सकता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति को धारा 10 क में बताया गया है। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति, जैसे किसी गांव को या किसी बड़े वर्ग को या किसी समुदाय को, लोगों के समूह को अस्पृश्यता के आचरण के दुष्प्रेरण करने के लिए दंड इस 10 क में बताया गया है। इसी तरह धारा 11 बोलता है पश्चातवर्ती अपराधों के लिए बढ़ा हुआ दंड। पश्चातवर्ती अपराधों के लिए बढ़ा हुआ दंड। धारा 11 पश्चातवर्ती कुछ नहीं बल्कि रिपीटेटिव क्राइम। कोई व्यक्ति एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, बार बार वही अपराध करता है, तब वह पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड कहलाएगा। शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको 1 माह से 6 माह तक की जेल घोषित कर दिया जाए, लेकिन फिर से वही निकलने के बाद फिर से वही काम कर रहा है, बार बार वही कर रहा है, तब उसको बड़ी हुई सजा मिलेगी। उतनी ही सजा नहीं मिलेगी, 1 माह से 6 माह वाली सजा नहीं मिलेगी, इसको थोड़ी सी बढ़ी हुई सजा मिलेगी। तो पश्चातवर्ती अपराध के लिए बढ़ा हुआ दंड में बनता है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आचरण के संबंधित अपराध को बार बार करता है तब वह उसे बढ़ा हुआ दंड दिया जाएगा। और यह बढ़ा हुआ दंड क्या होगा? जैसे पहली बार दंड किया 1 माह से 6 माह, दूसरी बार और जुर्माना 100 रुपए से 500 रुपए, दूसरी बार किया तो 1 साल तक की सजा। लेकिन तीसरी बार या 3 बार से ज्यादा बार अगर सजा, 3 बार से अधिक क्राइम करता है इस मामले में, तब उसको कारावास की बात करेंगे, 1 से 2 वर्ष की कारावास की बात की गई है। और जुर्माना 500 से 1000। अभी तक 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगता था, लेकिन यहाँ पे 500 से 1000 तक का जुर्माना रिपीटेटिव क्राइम के केस में लग रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा 10 दुष्प्रेरण, 10 का सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति, 11 पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड। इसी प्रकार एक धारा है धारा 14। ये कंपनी संबंधित प्रावधान बताता है। धारा 14 कंपनी संबंधी प्रावधान बताता है। धारा 14 कंपनी संबंधित प्रावधान करता है। अर्थात कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड है और वह अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का आचरण कर रहा है, उसके साथ छुआछूत का भावना अपना रहा है कोई कंपनी, तब कंपनी को भी इसमें दोषी ठहराया जाएगा। तो कंपनी के किस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा? तो कंपनी के संचालक, डायरेक्टर, सचिव, सेक्रेटरी और प्रबंधक, मैनेजर को धारा 14 के तहत दोषी ठहराया जाएगा। ये बात करता है धारा 14। यदि कोई कंपनी अस्पृश्यता का आचरण करती है तब उसे दंड दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से संचालक, डायरेक्टर, सचिव, सेक्रेटरी, प्रबंधक, मैनेजर दंडित होंगे। 1 माह से 6 माह तक का कारावास और 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना की सजा इस धारा 14 में बताया गया है। और इस तरीके से
मुख्यतः इस अधिनियम में 17 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल 17 धारा है और जितने हम लोगों ने धारा देखा बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये धारा की बात खत्म हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो नोट करने वाली बात है कि इस अधिनियम के तहत किया गया अपराध जो है वह संज्ञेय। इस अधिनियम के तहत किया गया अपराध संज्ञेय मतलब कॉग्निजिबल ऑफेंस। इस अधिनियम के तहत किया गया अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा, अर्थात कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना संज्ञेय अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस कहलाता है। वही चीज अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए वारंट की जरूरत होती है, तो वारंट जिस केस में जरूरत होता है उसको असंज्ञेय नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कहा जाता है। लेकिन इस अधिनियम के तहत किया गया अपराध संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। और इसके तहत जो अपराध होते हैं वो गैर जमानती प्रकृति के होते हैं। आपको बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इस प्रकार से संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, और इन सब अपराधों का जो सुनवाई होगा, जो मजिस्ट्रेट होंगे वह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मतलब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास के कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। इस प्रकार इस अधिनियम को बहुत ही महत्ता दी गई है। लेकिन इस अधिनियम में कुछ लूप होल थे, जैसे अलग से इसमें कोई न्यायालय की बात नहीं की गई, अलग से कोई न्यायालय, विशेष न्यायालय की बात नहीं की गई थी, और इसमें सिर्फ अस्पृश्यता को ही आधार मानकर इस अधिनियम को बनाया गया था। लेकिन भविष्य में देखा गया कि और भी बहुत सारे अपराध इस समुदाय के साथ, कुछ समुदाय के साथ हो रहे हैं, तब और विशेष न्यायालय की भी व्यवस्था एक समझी गई कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए विशेष न्यायालय भी होना चाहिए। तब उस कमी को पूरा करने के लिए 1989 में जो एट्रोसिटी एक्ट लाया गया था, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का जो 1989 में आया था, उसको बोलते हैं, वो लाया गया था उस कमी को पूरा करने के लिए। तब वो एक अलग है अधिनियम है। तब ये सारी चीजें इस अधिनियम के तहत आती हैं। इतना कुछ लिखने और पढ़ने के बाद हम लोग बनाएंगे आखिरी पेज में एक शॉर्ट नोट्स, जिसमें सारी चीजें एक पेज में लिखी हुई होंगी। अंतिम समय में एग्जाम के पहले ये सारी चीजें एक बार में रिवीजन करना है। तब सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2A में क्या डिफिनेशन है? सिविल अधिकार। 2A में है सिविल अधिकार। 2A इसमें क्या है? होटल। 2C इसमें क्या है? लोक मनोरंजन स्थल। 2D इसमें क्या है? लोक पूजन स्थल। 2D और B अनुसूचित जाति की डिफिनेशन दी गई। 2DC इसमें दुकान का डिफिनेशन दिया गया है। तो इस तरीके से आपको एक पेज में लिखना है, सारे डिफिनेशन होंगे। उसके बाद दंडात्मक प्रावधान में की गई है, कहां तक है? 3 से लेकर 7A दंडात्मक प्रावधान। 3 में धार्मिक निर्योग्यता। 4 में सामाजिक निर्योग्यता। 5 में उसको अस्पताल में प्रवेश न करने देने से संबंधित है। 6 में क्या है? सेवा देने से मना करना है, और माल बेचने से मना अगर कोई करता है उससे संबंधित दंड है। 7A क्या है? 7A अगर कोई व्यक्ति किसी को कानूनी रूप से कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है तो और उसको जबरदस्ती कराता है, तब ये अपराध जो होता है वो 7A के तहत आता है। इसी प्रकार धारा 8 में क्या था? धारा 8 में निलंबन की बात की गई है। तो यह निलंबन है लाइसेंस और परमिट के निलंबन की बात करता है। धारा 9 क्या बोलता है? अनुदान ग्रांट की जो है अनुदान का निलंबन कर दो।
ये बोलता है धारा 10 दुष्प्रेरण, धारा 10 दुष्प्रेरण को दंड बताता है। 10 कब राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति है, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति है 10 क के तहत। धारा 11 पश्चातवर्ती अपराध, धारा 11 पश्चातवर्ती अपराध की बात करता है। इसी प्रकार धारा 17, धारा 14 कंपनी संबंधित प्रावधान की बात करता है। तो इस सारे प्रावधानों को एक पेज में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखना है, तो इसके बाद आपको यही पढ़ना है। इस प्रकार से हमारा यह अधिनियम पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अधिनियम में। थैंक यू।